अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। इत्तफाक़े राय तकरीबन नामुमकिन है इस वक्त सियासत में, चाहे वो केयर टेकर सीएम का मामला हो या इलेक्शन की तारीख का मामला हो या असेंबलियों की कितनी तवालत होनी है इससे मुताल्लिक गुफ्तगू हो या अगले इलेक्शन के बाद का मंजरनामा हो। तो इस वक्त सूरत हाल इज स्पायरलिंग डाउनवर्ड। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे, इससे निकला कैसे जाए। उसके बाद मईशत का बेड़ा गर्क है जी। दुनिया भर में जितने भी हम इंडिकेटर्स देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से वो बिल्कुल इंकरेजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे अपनी काबीना के नंबर्स बढ़ाने में। आज एक और वजीर का इसमें इजाफा हो गया है। फिर कहते हैं कि जी दुनिया हमें पैसे दे और हमारी मदद करे। दुनिया भी बहुत सियानी हो गई है, वो जानती है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मारूजी हालात हैं। कुर्सी छोड़ी जा सकती है और ये जसिंडा ने करके दिखाया। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा कि मेरे पास अब इस मुल्क की खिदमत करने के लिए और कुछ है नहीं। अपने 10 महीने की टर्म छोड़ के जसिंडा आर्डन ने आज इस्तीफा दे दिया। खैर लम्हा फिक्रिया सबके लिए है, लेकिन बहरहाल किसी को उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बहरहाल इसका जिक्र हम जरूर करेंगे। आगाज करते हैं जी पाकिस्तानी सियासत में सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक़ राय किसी भी बात को लेकर देखें अब मुमकिन नहीं है। ना ही कोई पॉलिटिकल इंटेंट दिखाई देती है, ना कोई कैपेसिटी है, और सबसे बढ़ के मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है कि किसी पे अगर बात करने के ऊपर कोई पेशरफ्त हो भी तो फिर गारंटी क्या है कि भाई वो बात जो है वो इम्प्लीमेंट भी होगी। तो इस वक्त किसी को किसी पर कोई एतबार नहीं है। अब जैसे आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन का जो निगरान सीएम है उस पर परवेज इलाही साहब को एतबार नहीं है। निगरान वजीर आला का जो तकर्री होगी उसके बाद जो इलेक्शन होगा उस पर कौन एतबार करेगा, क्योंकि जब वो कंसेंसस से नहीं होगा। और जो जमात इस्लामी और जो कराची में हम देख रहे हैं इलेक्शन के मामलात, उसमें पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई से बात करने को तैयार नहीं है, वहां कंसेंसस नहीं, तो कहीं भी किसी भी तरीके से इत्तफाक़ राय होता इस वक्त दिखाई दे नहीं रहा। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज केसेस कर रहे हैं। हमने नाम ऐसे दिए थे, उसमें अब नून के लोग थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये फैसला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करना है। कमेटी बनेगी, वो कंसेंसस हो जाए, वो भी नहीं होगा, उसके बाद जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद। तो फिर इसका मतलब है जो 2 नाम आपने दिए हैं इसमें से भी कोई नाम आ सकता है? ना जी, आ सकता है। लेकिन कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कंसेंसस होना पॉलिटिशियन में, और एक्चुअली नहीं होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि अपोजिशन किसी एक नाम पे मुत्तफिक हो जाए। जिस अपोजिशन लीडर की बात हो रही है, वो जिस अंदाज से उसका जबान चल रही है, जिस अंदाज से वो बात गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि उसके साथ हम बैठ सकें और कोई बात कर सकें। जमात इस्लामी की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे, लेकिन पीटीआई से बात करने का हमारा कोई इरादा नहीं। बहरहाल जी अभी जो नई डेवलपमेंट है वो कुछ यूं है कि जो हुकूमती इत्तेहाद था उन्होंने जो 2 नाम ड्रॉप करके एक नया नाम ऐड किया है मिस्टर नवीद अकरम चीमा साहब का। जो 2 नाम ये हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से भेजे गए थे वो सरदार अहमद नवाज सुखेरा साहब और नवीद अकरम चीमा का है, जबकि जो दूसरा अपोजिशन इत्तेहाद है पंजाब के अंदर सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब और अहद खान चीमा। अब ये जो दोनों नाम आप देख रहे हैं इससे बजाय साफ नजर आ रहा है कि जो एटलीस्ट पीएमएलएन और इत्तेहादियों की तरफ से नाम दिए गए वो ऐसे ही दिए गए कि भाई कंसेंसस हो ही ना पाए। अब इन 4 नामों से सिलेक्ट करना है इस कमेटी ने, और जो भी वजीर आला आएगा वो होगा तो फिर ईसीपी के मोस्ट प्रॉब्ली मर्जी से, तो फिर उसको कबूल नहीं करेंगे तो आगे मामला चलेगा कैसे। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया असद साहब। ये आज परवेज लाई साहब ने कह दिया जी कि इलेक्शन कमीशन का निगरान वजीर आला कबूल नहीं करेंगे, तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज जो हो रही है क्या आप लोगों ने भांप लिया है कि कोई ऐसा नाम इसमें से सिलेक्ट होने वाला है जो कि शायद आपकी लिस्ट में ना हो और दूसरी लिस्ट में हो, इस वजह से पहले ही आप लोग ये बात कह रहे हैं? नहीं, उनकी वजह बहुत सादा सी है जी कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले कई माह से बार बार अपने फैसलों से ये दिखाया है कि वो एक गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं है। वो एक जानिबदार इदारे के तौर पर सामने आया है। उसके जो फैसले हैं वो तवातुर से तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं और कई फैसले कानून की खिलाफ वर्जी करके तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। तो जाहिर है जो कानून था उसके अंदर तो ये सोच के बनाया गया था कि एक गैर जानिबदार रियासती इदारा है, अगर दोनों सियासी हुकूमत और अपोजिशन आपस में ना इत्तेफाकी राय कर सके तो वो एक गैर जानिबदार इदारा कर देगा। क्योंकि वो गैर जानिबदार नहीं है तो परवेज इलाही बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि उसका फैसला तो ऐसा ही है कि पीडीएम फैसला कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट पे जाके चैलेंज करने का फैसला बहुत अच्छा फैसला है। फिर ये पूरी एक्सरसाइज जो इस वक्त अगर हम देखें तो क्या वो फ्रूटलेस है? क्योंकि एक प्रोसेस तो फॉलो हो रहा है, लेकिन अगर आपने पहले ही तय कर लिया कि भाई ये जो नाम सामने आएगा उसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे,
तो फिर ये इसका मतलब है कि इस अमल में भी कोई इत्तेफाके राय नहीं होगा, सीएम बनेगा तो फिर एक और मामला होगा, इसमें तबालत होगी, इसमें एक और लीगल बैटल होगी, तो फिर तो ये एक लंबा चक्कर है इसके बाद भी। नहीं, लंबा तो खैर नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट जो है वो जल्द फैसले कर सकते हैं इस किस्म के। जहां पर फैसले हों, कोर्ट्स ने पहले भी दिखाया है कि वो चंद दिनों के अंदर ये ऐसे जो आईनी फैसले उनके सामने आते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हमारी लिस्ट उठाकर देखें तो उसमें आपको कोई इमरान खान का जियाला नजर आ रहा था, उसमें कोई तरीके इंसाफ का वहां पे मेंबर नजर आ रहा था, कोई मुस्लिम लीग नून का दुश्मन नजर आ रहा था। हमने तो नाम दिए ऐसे थे जो कोई भी अगर उनको देखे तो चाहे उनकी नजर में वो बेहतरीन कैंडिडेट हो या ना हो, ये कोई नहीं कह सकता कि वो जानिबदार लोग हैं। नासिर महमूद खोसा की मैं सिर्फ अगर एक मिसाल दे दूं, शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी पंजाब और नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एज प्राइम मिनिस्टर। सो हम तो अहमद सुखेरा साहब जो है सिविल सर्वेंट हैं, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। तो हमने तो कोशिश ये की थी कि नाम ऐसे दिए जाएं कि ये फैसला जो है वो एक गैर जानिबदार निगरां हुकूमत का फैसला किया जा सके। लेकिन वो मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह वाला को इतना एतमाद है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो नहीं चाहते कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज करें, और वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वही फैसला करे। मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है ये बड़ा स्ट्रांगली इस हवाले से ये खबर है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कुर्रा फाल उनके नाम निकलेगा, क्योंकि अब यही 4 नाम है, इसलिए पॉसिबिलिटी तो इन चारों में से ही है। पीटीआई को कोई इतराज होगा उस पर? देखें, ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया ना, उसकी जो इब्तदा हुई और जो लोग उसके अंदर शामिल थे थिंकिंग प्लानिंग के अंदर, उनमें मोहसिन नकवी साहब का नाम आता है। तो ये है उनका बैकग्राउंड, ये ताल्लुक है पीडीएम के साथ और ये उनका रिश्ता है मुस्लिम और तहरीक इंसाफ के साथ। तो आप खुद ही सोच लें कि क्या रिएक्शन होगा हमारा। सो पीटीआई मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कह दें कि हमें कबूल नहीं होगा, ये यही कहना दुरुस्त होगा ना? जी, मतलब मैं परवेज इलाही के बिहाफ पे नहीं कहना चाहता, बट मेरे ख्याल में आप ठीक नतीजे पे पहुंच रही हैं। ठीक है, अच्छा चले, अब जो सीएम पंजाब के हवाले से जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, अगर वो मुनासिब नहीं लगता आप उसको अदालत में चैलेंज करेंगे, फाइनली उसका एक हल निकल आएगा, कोई एक ना एक केयर टेकर सीएम तो आएगा। इसके बाद सर इलेक्शन भी इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे होना है, चाहे वो केपी के अंदर हो चाहे वो पंजाब के अंदर हो, और फिर उस इलेक्शन के ऊपर आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और फिर वो उस इलेक्शन की सेहत, उसकी जो आप कहते हैं कंट्रोवर्सी फ्री उसको कराना है, तो सेटअप तो यही होगा, या आप कोई तब्दीली उसमें उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ चेंज होगा और उसके बाद फिर उस नए सेटअप के तहत इलेक्शन होगा? देखिए, यही बात तो हम पिछले 1 साल से उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक जानिबदार कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के फैसले बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले ये साबित कर रहे हैं कि वो एक जानिबदार कमीशन है। क्या आप पाकिस्तान का जो सबसे जमहूरी अमल का सबसे अहम हिस्सा होता है, यानी इंतखाबात जिसके जरिए सूबाई और कौमी असम्बलियां वजूद में आनी है, क्या वो आप एक ऐसे जानिबदार इदारे से करवाना चाहेंगे? क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ठीक है? हमने तो रेफरेंसेस भी फाइल किए हुए, कानूनी तौर पे भी हमने वजूहात बताई हैं कि किन वजूहात की वजह से यहाँ तब्दीली होनी चाहिए। तो हमारी उम्मीद ये होगी कि अदलिया जो है वो फैसला करेगी और जल्द फैसला करेगी इन रेफरेंसेस के ऊपर। तो अब अदालत के मामले पे अब आप वेट करेंगे क्या फैसला आता है। लेकिन ये भी अब कहा जा रहा था ना कि भाई अगर आप असेंबलियां तोड़ेंगे तो फिर जो केयर टेकर सेटअप है उसमें भी इलेक्शन कमीशन का रोल होगा, उस पर भी आपको एतराज है, और वो बात अब वहां पर एक्चुअली आ गई है कि आज आपने कहा कि भाई उनका अपॉइंटेड कैंडिडेट के बारे में हम उसको अदालत में चैलेंज भी कर सकते हैं। और फिर अगली बात भी ये थी कि सर अगर असेंबलियां टूटेंगी इलेक्शन होगा तो इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे होगा। तो ये दोनों बातें वो मुकाम आ गए हैं जो खदशात का लोग इजहार किया करते थे। लेकिन अगर हम ये असेंबलियां जनवरी में ना तोड़ते और ये असेंबलियां अपनी मुद्दत मुकम्मल होकर अगस्त में टूटती तो उस वक्त कोई और इलेक्शन कमीशन होता, तब भी तो ये इलेक्शन कमीशन होता ना। तो ये असेंबली तहलील करने के फैसले से में ये कोई फर्क नहीं था कि इलेक्शन कमीशन कौन सा होगा। इलेक्शन कमीशन तो दोनों सूरतों के अंदर एक ही होना था। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का मसला है इससे तो हमें डील करना ही करना है, चाहे वो जनवरी में तहलील हो या अगस्त में तहलील हो, और उससे हम डील करेंगे। जो हमारे पास कानून के अंदर इख्तियार मौजूद है हम पूरी उसके अंदर कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी वाजे करते रहे कि जो कुछ भी हो जाए, चाहे ये जानिबदार इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, इलेक्शन हम फिर भी लड़ेंगे। हमने इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे
हमजा के चीफ मिनिस्टर होते हुए 20 में से 15 सीटें जीत के पंजाब की हुकूमत वापस ली थी। तो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ है, वो इन तमाम बंदिशों, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इंशाअल्लाह ताला आपको नजर यही आएगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में न सिर्फ हुकूमत बनाएंगी बल्कि एक बड़ी अच्छी लीड के साथ हुकूमत बनाएंगे। सर, इसी इलेक्शन कमीशन के तहत ये बल्दियाती इंतखाब हुए कराची में, वो जो पॉपुलैरिटी आपकी बाकी पंजाब के अंदर नजर आई, वाज़े तौर पे नजर आई, इसमें तो ये रोज़े रोशन की तरह आया है, वो कराची में नजर नहीं आया। और अब वहां पर आप जमात इस्लामी और MQM तीनों इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं जी कि ये यहाँ पे इलेक्शन मुनसिफाना नहीं, आप तो कहते दोबारा कराएं। इनफैक्ट मैं आज आपका बयान देख रही थी। सो वो सेम इलेक्शन कमीशन, वहां रिजल्ट आप नहीं मान रहे, पंजाब KP में होगा, वो मान लेंगे आप? ये कैसे बिलीव करें आपके मुखालिफिन सियासी? तो बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है दोनों इलेक्शन के अंदर। जो मोमेंटम होता है, यहाँ पे आप ये देख लीजिए ना कि कितना इलेक्शन के माहौल के अंदर फर्क होता है कि नेशनल असेंबली के जिस वक्त इलेक्शन होता है या प्रोविंशियल असेंबली का एक जनरल इलेक्शन होता है तो 50% या उससे ज्यादा वोटर टर्नआउट होता है, 50-55% वोटर टर्नआउट होता है या 15% वोटर टर्नआउट था। तो वो एक जो माहौल बनता है ना, जिस वक्त इतनी बड़ी तादाद के अंदर अवाम निकल के आते हैं, मीडिया का फोकस कितना फोकस था, कितने प्रोग्राम हो रहे थे इस्लामाबाद के इलेक्शन, कराची के इलेक्शन के ऊपर। यहाँ पे जब वो पूरी मीडिया की रोशनी पड़ेगी, अवाम पूरी वहां पे निकले होंगे, फिर वहां पे इलेक्शन चुराना जो है ना वो इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत सर, क्योंकि लोग उतने निकले नहीं ना, जैसे आपने पंजाब के अंदर अपने वोटर टर्नआउट की वजह से बहुत जगह पे अपना जो भी अगर कोई कोशिश भी थी तो उसको नाकाम बनाया। कराची में अगर उस तरह से वोट टूट के पड़ते तो शायद वहां पे भी आपके पास एक कहने की बात मार्जिन होता जी कि ये देखें हमारे वोटर इतना निकला पर वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। नजर नहीं आया ना वोटर PTI का उतनी बड़ी तादाद में। उसकी दो सिर्फ PTI का नहीं, किसी का भी वोटर सर MQM का तो निकला ही नहीं, बाकी अग्रीड, हाँ ठीक है, लेकिन आपका ही तो ज्यादा निकलना था इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए ना, आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर था। मैं वही आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि दो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक आपको अगर याद हो तो ये 3 दफा मुलतवी होने के बाद इलेक्शन हो रहा था और इलेक्शन होने से एक रात पहले टेलीविजन पे प्रोग्राम ये चल रहे थे कि सिंध हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन मुलतवी कर दो। तो एक तो जानबूझ के माहौल ही नहीं बनने दिया गया कि इलेक्शन जो माहौल बनता है, मोमेंटम बनता है, उसकी वजह से वोटर टर्नआउट बड़ा होता है। दूसरा जाहिर है कि एक ऐसी लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हो रहा था जो कराची के अवाम को, सिंध के अवाम को, बाकी अजला में भी जहां हो रहा था, उनको ये पता है कि ये ना इनके पास इख्तियार है, ना इनके पास वसाइल है, तो वोटर इतने दिल से नहीं निकल के आता। एक नॉर्मल इलेक्शन कैंपेन के बाद भी अगर होता तो वोटर टर्नआउट जो है वो सूबाई या कौमी असेंबली के इलेक्शन से बहुत आपको कम दिखता। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने बिल्कुल ही तमाशा कर दिया ना, एक दिन पहले तक सारा ड्रामा चल रहा था। लेकिन सर फिर भी पीपल्स पार्टी के वोटर निकल आए, उनकी 95 सीट चले, आप कहते हैं कि उनसे आपकी छीनी गई, लेकिन फिर भी सर उनका वोटर निकला, जमात इस्लामी का निकल आया, जमात मजे की बात है, जमात इस्लामी का वोटर निकल आया। पीपल्स पार्टी के वोटर नहीं निकल आए। अच्छा। पीपल्स पार्टी के ठप्पे लगाने वाले खासतौर पे 5 बजे के बाद ठप्पे लगाने वाले। अच्छा, उन्होंने बड़े मजेदार काम किए। उन्होंने कहा ये ठप्पे लगाना भी जो है ना, इसके लिए लोग चाहिए होते हैं, हमारे पास इतने लोग नहीं है। तो आप अगर फॉर्म देखें, सब सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि इस यूसी के अंदर पीपल्स पार्टी के वोट पड़े थे 89। अब वो पोलिंग स्टेशन से आ रहा है रिजल्ट 89, जब ऊपर वो कंसोलिडेशन के लिए आया तो उसको 2 ऐड कर दिया, वो 289 हो गया। ठीक है। तो वो तो पीपल्स पार्टी के तो वोट आप छोड़। और जमात इस्लामी का क्या हुआ, उनको कैसे वोट पड़ गया? जमात इस्लामी का वोट पड़ा है, लेकिन जमात इस्लामी का वोट जो है वो भी अगर आप देखें तो उसकी तादाद कुछ भी नहीं बनती। जमात इस्लामी का वोटर जो है वो कम वोटर है, छोटा वोटर है, जाहिर है बड़ी तरीके इंसाफ के मुकाबले में उनका बहुत कम वोटर है, लेकिन वो बड़ा एक नजरियाती वोटर है। जिस तरह JUI का होता है कि वो वोटर उनका जो है जितना होता है उसकी एक बड़ी तादाद निकल आती है वो वोट डालने के लिए, तो उसमें कोई बहुत सरप्राइज नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब सहाफियों से जब मिल रहे थे तो उन्होंने कहा जी हाँ मुझे मालूम है कराची का तंजीमी ढांचा जो सिंध का है वो कमजोर है, हमारी भी गलतियां हैं, हमारे इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने कहा बाकियों ने बेहतर कैंपेन चलाई, खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा कि बेहतर कैंपेन चलाई, हमारी अपनी कोताहियां भी थी, तो तंजीमी कमजोरी भी थी कहीं, क्या उस पर बारे में कोई रिस्ट्रक्चरिंग या कुछ है पार्टी के अंदर सोच? जी, ये तो देखें हमेशा जो है बेहतरी की तरफ जरूर देखना चाहिए और जो भी कमजोरी है उसकी निशानदेही करनी चाहिए। मैं आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहा था कि हमने 20 में से 15 सीटें जीती पंजाब की, हमने वापस पंजाब छीन लिया
और उस इलेक्शन के अगले दिन इमरान खान साहब ने मुझसे कहा कि असद मुझे जरा तज्जिया करके दो कि इस इलेक्शन में क्या चीजें ठीक हुई और क्या चीजें नहीं अच्छी हुई जिसको हमें बेहतर करने की जरूरत है। तो वो तो हम जीतने के बाद भी अगले दिन बैठ के यही काम शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से हम असेसमेंट की जाए, तज्जिया किया जाए। कराची के इलेक्शन का भी होगा और तंजीमी कमजोरी की जो उन्होंने बात की उसमें बिल्कुल सच्चाई है और ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। हमारे और भी इलाके हैं जहां पर बड़ी अब तवज्जो दी जा रही है कि तंजीमी ढांचे को मजबूत किया जाए। लेकिन वो एक चीज है, इसी कराची के अंदर सिर्फ याद दहानी के लिए पिछले 4 माह के अंदर 3 MNA के इलेक्शन हुए हैं जिसमें से 2 तहरीक इंसाफ ने जीते हैं, यानी 2/3 सीटें जो इलेक्शन हुए हैं इसी कराची में जीते हैं। ठीक बात है, इसलिए ये जो रिजल्ट्स थे ये इस पे काफी इंटरेस्टिंग और भी ट्रेंड्स हैं। टीएलपी की जो वोट बैंक का हमने देखा वो नजर नहीं आया और भी काफी चीजें इसमें से सामने आती हैं। असद उमर साहब के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो फिर आगे जो कौमी असेंबली के मामला उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है असद उमर, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ। कौमी असेंबली में जी जो अभी बाकी तो 35 लोग तो कल हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर करके आपको कहा कि थैंक यू वेरी मच, असेंबली में मत आए, तो जो बाकी हैं वो अब जा रहे हैं असेंबली में, क्योंकि खान साहब ने कुछ दिनों पहले ये ख्वाहिश का या इस इंटेंट का इजहार किया था कि असेंबली में वापस जाके लीडर ऑफ अपोजिशन और ये जो केयर टेकर सेटअप बनाना वगैरह है इसमें पीटीआई अपना किरदार अदा करना चाहती, तो अब जा रहे हैं आप लोग? जी, उसके ऊपर बिल्कुल गौर किया जा रहा है। उसकी एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या होगी वो जल्द फाइनलाइज कर दी जाएगी और फाइनलाइज करके इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल होगा। ये जो 7 सीटों में खान साहब जो उनको मेरा ख्याल है आज नोटिफाई किया गया है, कोई उनका प्लान है वोट वगैरह लेने का इन सीटों के हवाले से किसी एक सीट पे? फिर देखें क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल तो वो फौरी तौर पे तो वोट लेने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, और क्या जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन चेंज करने की स्ट्रेटजी वो भी है ऑन द कार्ड्स? क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला तो अब एक तरीके से उन्होंने एक प्रीएम्प्टिवली उसको ब्लॉक करने की कोशिश तो की है हुकूमत है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन चेंज करना है और वो तो असेंबली में जाना ही है आपको। नहीं, एक्चुअली इसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से एतमाद के वोट से कोई ताल्लुक नहीं है। जो नहीं सर, रन ऑफ इलेक्शन के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे ना, शहबाज साहब विल समहाउ प्रिवेल अगर हो भी गया ना उस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन वो एक दफा एतमाद का वोट नहीं हासिल कर सकेंगे। जाहिर है उनके लिए ये हुकूमत जो इस वक्त घसीट के चलाई जा रही है, पता नहीं कि चला कैसे रहे, मुल्क को डुबो दिया साथ इन्होंने। जो मईशत के साथ हो रहा है, इतनी खतरनाक सूरत हाल आजकल आप देख रहे हैं। कभी आपने कारोबारी लोगों को ऐसे फट कर बोलते हुए नहीं सुना होगा जिस तरीके से मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि तबाह बर्बाद कर दिया है मईशत को। तो वो उस सूरत हाल के अंदर अगर वजीर आजम एतमाद का वोट भी हार जाता है तो वो अल्लाह जानता है कि किस मतलब जिद के तहत वो हुकूमत जारी रखेंगे। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाली जहां तक बात है वो बिल्कुल वो स्ट्रेटेजी अभी भी कायम है और जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर गौर हो रहा है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन जल्द कर दी जाएगी। जो इस्तीफों के मामले पे जो 35 मंजूर किए, आप जा रहे हैं अदालत में चैलेंज करने या ठीक है कर लिए तो आगे चले हैं? हम कोई नया अदालती चैलेंज नहीं कर रहे। हमारी एक पिटीशन पहले से पड़ी हुई है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त रखी हुई है, जिसके अंदर हमने ये सवाल उठाया था कि स्पीकर साहब जो हैं वो अपनी मनमानी करके अपनी पसंद से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि तमाम 125 से ज्यादा MNAs ने एक ही दिन एक ही तरीकेकार से इस्तीफा दिया था, तो ये कैसे हो गया कि ये इस्तीफा हलाल है और ये इस्तीफा हराम है, और ये इस्तीफा जो है ये अगस्त में हराम था और ये वाला इस्तीफा जो है ये जनवरी में हराम है। मतलब ये तो तमाशा बनाया है ना कानून का। तो वो चैलेंज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है। असद साहब, अभी इलेक्शन होना है, इलेक्शन के बाद जो है वो आप समझते हैं कि जैसे कल आपने ये बिजनेसमैन लोगों की जो आपने मिसाल दी, उधर एक गुफ्तगू और भी हुई। उन्होंने कहा जी पहले आप एक इकोनॉमी पे चार्टर साइन करें और फिर इलेक्शन के अंदर जाएं, वरना तो ये जो बीच में इलेक्शन एक्टिविटी आएगी, फिर ये जो गैप आएगा और फिर इस दौरान शायद इकोनॉमी इसकी मुतम्मिल ना हो। ये बात भी कल हुई है वहां पे। इस पे पीटीआई का क्या टेक है कि क्या कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट जो कंसेंसस साइन करें, कोई बैठकर पॉलिसी बनाए फिर इलेक्शन में जाएं, वरना उन्होंने एक बॉयकॉट कर दें सारे इलेक्शन? खैर ये माजरत के साथ मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जो ऐसी बातें करता है इसका मतलब ना उसको मईशत का कुछ पता है, ना उसको सियासत का कुछ पता है, ना उसको जमहूरियत का। पूरी जमहूरियत की बुनियाद जो है वो ये होता है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का मुख्तलिफ विजन होता है और उसका शायद अहम तरीन हिस्सा जो है वो माशी पॉलिसीज होती हैं पार्टीज की
कभी आपने सुना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिका के अंदर चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर दिया, या कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर और लिबरल पार्टी ने बरतानिया के अंदर चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर दिया, या भारत के अंदर बीजेपी ने और कांग्रेस ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर दिया? ऐसा नहीं होता। हाँ, इस वक्त ये जरूर है कि इतने ज्यादा खतरनाक ये हालात पर ले आए हैं जहां एक एक दिन गुजारना पाकिस्तान का मुश्किल हो रहा है, तो आपको फौरी तौर पे एक नए इलेक्शन पे जाने की जरूरत है। आप जब नए इलेक्शन के लिए जाएंगे तो इसका मतलब कि नई हुकूमत आने में तो अभी 3 माह लगेंगे, तो 3 माह पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि ये सूरत हाल ऐसी चलती रहे। तो आपकी जो निगरान हुकूमत आएगी, उस निगरान हुकूमत को IMF के साथ मुआहदा करना पड़ेगा। सही। और जो सियासी पार्टियां हैं, जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, सबको फिर ये कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि जो भी मुआहदा होता है, जो भी इलेक्शन जीत के आता है, फिर वो उसके ऊपर अमल दरामद करेगा। क्योंकि वरना तो IMF कहेगा कि इनके पास तो निगरान हुकूमत के पास तो मैंडेट ही कोई नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि इसीलिए इस हुकूमत को भी रह जाना चाहिए, देखिए ये IMF वाले भी समझते हैं कि ये हुकूमत, अभी उनको ये नहीं पता कि 15 दिन रहेगी या 3 महीने रहेगी। ठीक बात है। वो क्या मुआहदा करें, किसके साथ? आखिरी 3 सवाल। अप्रैल के अंदर क्या KP और पंजाब के अंदर आप इलेक्शंस होते देख रहे हैं, या ये जो तवील करने की या जिसको प्रोलॉन्ग करने की बात की जा रही है निगरान सेटअप को, एक ये भी तो कोशिश है ना? आपको क्या लग रहा है, होंगे इलेक्शन अप्रैल में पंजाब और KP में? कोई आइन में गुंजाइश नहीं जी इसको लंबा करने की, तो अप्रैल के अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। हो सकता है मार्च में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये कहा गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर कराने, जरूरी नहीं 90 दिन लगाए जाए। हो सकता है कि मार्च में इलेक्शन। नहीं, वो कह रहे हल्का बंदियां भी करनी है, बहुत सारे देखिए कानूनी गुंजाइश हल्का बंदियां तो हुई भी है पंजाब के अंदर। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई वो करना है हल्का बंदियों का कुछ काम, इसलिए देर हो सकती है। राना साहब क्या बात कर रहे हैं, अब भी तो हल्का बंदियां कंप्लीट हुई, सितंबर में शाया की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर हल्का बंदियां। अच्छा, जनरल इलेक्शन क्या ये भी आप इन इलेक्शंस के साथ होते देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का फिलहाल मूड नहीं है? होने तो इसी के साथ ही चाहिए जी। मुल्क को शदीद तरीन नुकसान पहुंचता चला जा रहा है, लेकिन अगर ये नहीं कराते हैं तो पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, लेकिन सियासी तौर पे मेरे लिए अच्छा है। पंजाब और KP के अंदर इस वक्त PTI जो है वो लीड के अंदर है, किसी को इस बारे में दो राय नहीं है। दोनों जगह इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत बन जाएगी। इन दोनों सूबों में हमारी हुकूमत हो और फिर ऊपर कौमी असेंबली के इलेक्शन हो रहे हो, वो तो 1 वे इलेक्शन हो जाएंगे। इनके तो बेचारे MNAs को के लिए बिल्कुल वो हाथ पीछे बांध के इसका मतलब इलेक्शन करवाएंगे, जो नीचे उनको पता है कि अगले 4.5 साल तक हुकूमत तहरीक इंसाफ की बैठी हुई है। आखिरी सवाल, इमरान खान साहब, आपको लग रहा है कि उनको सियासी तौर पे नॉकआउट किया जाएगा? क्या वो नाअहली की जो बातें हैं वो आर यू प्लानिंग कि भाई खान साहब की बगैर भी इलेक्शन में जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है? बट उसका बुनियाद क्या है? कोई बुनियाद तो मुझे कोई बता दे कि कौन सी कानून के अंदर गुंजाइश है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये किया जा सकता है। कोई बुनियाद ही नहीं है इमरान खान को, जो कहते हैं ना टेक्निकल नॉकआउट, भाई कोई टेक्निकल भी नहीं है, कोई बुनियाद है ही नहीं। चले सर, बड़ी तेजी से एक इस्लामाबाद में केस चल रहा है जो इमरान खान साहब की औलाद के बारे में, वो केस है, तोशाखाना का केस है, फिर वो आपकी पार्टी की फॉरेन फंडिंग का केस है, वो 3-4 केस है। कह रहे वो कोट करेंगे भाई इनमें से 2 में तो नाअहली जो है लिखी हुई है नविश्ता दीवार, आप लोगों के लिए पढ़ लें, वो आप कहते हैं आपको? वो मेरे ख्याल में इजिप्शियन हीरोग्लिफिक्स जो होते थे ना, उसमें नविश्ता दीवार होगी। पाकिस्तान के कानून के तहत ये जो सारे केसेस आपने बताए हैं, इन तमाम केसेस के अंदर दूर दूर से रबड़ की तरह खींच भी दे कानून को तो कोई गुंजाइश नहीं बनती। और तोशाखाना में तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जी आज कमाल कर दिया। सारे पाकिस्तान के सामने जो इनको जिल्लत और रसवाई उठानी पड़ी है, भागे दुम दबा के जैसे भागते हैं। और यही हम कह रहे थे पहले दिन से कि सिर्फ आपको जब सामने रिकॉर्ड आएगा तो पता चलेगा इमरान खान वाहिद वजीर आजम है जिसने सब कुछ कानून के मुताबिक किया हुआ है। ये बाकी सारे फारिग हो जाएंगे। चले वो जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ घड़ी 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 करते थे, अब वो कह रहे हैं कि अगर तोशाखाना का रिकॉर्ड आया तो हमारे आलमी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो ये जो हुकूमत रिलाय कर रही है कि भाई ये बाहर से पैसे आएंगे जिसकी वजह से जो इकोनॉमी इस वक्त एक रट में है, थोड़ा सा इसको रिलीफ मिलेगा। ये पैसे कहां से आ रहे हैं और इसकी जो एश्योरेंसेस और प्लेजेस की गई हैं उनको पाकिस्तान आते आते वक्त कितना लगेगा, जिसके ऊपर रिलाय कर रही है हुकूमत। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त जो सख्त फैसले करने ज़रूरी हैं हुकूमत की तरफ से इकोनॉमी से मुतालिक, उनमें हिचकिचाहट का
मुजाहरा किया जा रहा है। IMF के बारे में खास तौर पे जो जिस तरीके से हमें स्विफ्टली IMF प्रोग्राम की जो शराइत है उन पे अमल दरामद करना है, कीमतें बढ़ानी है, चाहे वो गैस की हो चाहे वो दूसरे एमिनिटीज की हो, वो नहीं बढ़ाई जा रही है। और इसके बाद जो इकोनॉमिस्ट है उनका खदशा है कि बड़ी तेजी से पाकिस्तान उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ता जा रहा है। IMF की हम मिन्नतें कर रहे हैं, ये एहसन इकबाल साहब ने आज एडमिट किया। उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किल शराइत है कि हमारी मिन्नत समाजत भी काम नहीं आ रही। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, सुनिए। हम मिन्नतें कर रहे हैं IMF की और कितनी सख्त शराइत जो है उनको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। सख्त शराइत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब जब ये जिनीवा के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं कि IMF के MD की उन्हें फोन कॉल आई थी और वो कहते हैं कि अगले 2 से 3 दिन में IMF की टीम पाकिस्तान आ जाएगी। इस बात को 15 दिन गुजर गए, वो IMF की टीम पाकिस्तान नहीं आई। बांग्लादेश जाके उधर का प्रोग्राम जरूर कंफर्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान में वो 15 दिन, वो 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद नहीं हुआ। शहबाज साहब ने क्या कहा था उस वक्त IMF की टीम के हवाले से, सुनिए। जो IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी मुझे कॉल आई। मैंने कहा आप अपनी टीम भिजवाएं। उसने कहा जी मैं, आपकी बात दुरुस्त है, मैं अगले 2-3 दिन में टीम आ जाएगी। इसहाक डार साहब जो थे, ऑब्वियसली जब उनसे बार बार इस सवाल पूछा जा रहा था कि भाई IMF के प्रोग्राम को हमने आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन उनकी जो शराइत के मुतालिक आप चीज़ें क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि IMF का मुज़ाकरा करने के लिए वक्त नहीं आता, पैसे नहीं देता, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो मैनेज कर लेंगे। तो इस मुल्क के वजीर खजाना कह रहे हैं कि IMF आए या ना आए, ही डजंट केयर। अक्टूबर में आना था, IMF के डेलीगेशन को नहीं आया, IMF की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली। आई डोंट केयर शाहजेब साहब, आई डोंट केयर। अगर नहीं आते तो मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। अब मसला ये कि आज एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि हम मिन्नतें कर रहे हैं और IMF जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है। हमारे साथ जुबैर खान साहब माहिर माइशत मौजूद हैं, फरहान बुखारी साहब इस्लामाबाद से बराह रास्त ये भी मईशत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, चूँकि स्टूडियो का एडवांटेज है आपको, मुझे इसलिए वहाँ से शुरू करना है। बुखारी साहब, ये इसहाक डार साहब डजंट केयर, IMF आता है नहीं आता, मैनेज कर लेंगे। कैसे मैनेज करेंगे हम? ये ज़रा हमारी हमें गाइड करें। अगर मुल्क का वजीर खजाना कहता है आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। जी, अच्छा होता अगर आज इस प्रोग्राम में इसहाक डार साहब भी मौजूद होते हैं, हम उनसे बराह रास्त ये सवाल पूछते हैं कि भाई आपने जो कहा था आई डोंट केयर, तो उसके बाद अब तो आपको शराइत माननी पड़ रही हैं और कुछ मान चुके हैं, कुछ मानने वाले हैं, कुछ माननी पड़ेंगी। मसलन जिस दिन जिनीवा में 2 हफ्ते पहले IMF की टीम से मिले हैं, उस दिन इतला थी कि मुल्क में 70% से ज्यादा ना सिर्फ यह है कि गैस के टैरिफ या गैस के रेट में इजाफा होने चला है, बल्कि वो रेट जो है वो पिछले साल जुलाई से उसका इतलाक होगा। यानी अगले बिलों पे आप तैयार हो जाएं, एक गैस की मद में आपको एक भरपूर रकम देनी पड़ेगी। ये पाकिस्तानियों के लिए इतला है। आइंदा 2-3 दिन में, यानी सोमवार को स्टेट बैंक की मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और इतलात ये है मार्केट में कि कम से कम 1 या 2% तक जो सूद की शरह है वो बढ़ानी पड़ेगी, 16% से ये ऊपर जाएगी। बिजली के बारे में ये इतलात हैं कि IMF अपनी पोजीशन पे बिल्कुल जोरदार तरीके से कायम दायम है। वो कहते हैं कि जी सर्कुलर डेट आपका इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपके पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि आप बिजली के निर्ख बहुत बड़े एक पैमाने पे बढ़ाएं। तो इसहाक डार साहब की जो बात है वो तो इतना बड़ा मजाक बन के रह गया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इससे बड़ा कम ही कोई मजाक कभी किसी ने देखा होगा, खासतौर पे किसी वजीर के हवाले से हमने देखा होगा। वो तो ऐसी ही है। और फिर उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं पब्लिक में, वो जिस तरह आके बात करते हैं, अभी कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के हवाले से जी बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी, जिसके बाद सब पैनिक कर गए, गैर जिम्मेदार पैनिक कर गए सब उसके बाद।
और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। मैं तो बहरहाल इस नतीजे पे सर, ये जो आप सारी बातें बता रहे हैं बुखारी साहब, ये बड़ी खतरनाक बातें हैं, क्योंकि जब ये कीमतें बढ़ानी है, जो कि हमें इवेंचुअली बढ़ानी है, पाकिस्तान का जो अलमिया है ये जुबैर खान साहब, वो ये है कि पहले हम सियासी एंगल से फैसलों को देखते हैं, उसके बाद जो हार्ड कोर, जो जैसे कहते हैं ना, वो जो अपने बुक बैलेंस करनी है, वो बाद में होती है। एक पोलिटिकली इंस्टेबल गवर्नमेंट, इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में ये फैसले ये कैसे करेंगे? और अगर नहीं करेंगे जल्दी ये फैसले, तो फिर क्या होगा? जो अगली आने वाली हुकूमत है, ऑब्वियसली उन्होंने भी इसी का खमियाजा भुगतना है। अब तो जो हुकूमतें आएंगी उन्होंने इसको चलाना है ना आगे। देखिए, मेरे ख्याल में तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ आप जो बात कर रहे हैं, वो एक मसला नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मसला ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लगी हुई हैं उसमें पावर स्ट्रगल में, उनके पास वो प्रोफेशनल टीम ही नहीं है कि इकोनॉमिक इश्यूज को वो एड्रेस कर सके। अब देखिए, ये जो आजकल आप देख रही हैं, ये जो सिर्फ इनडिसीजन जो है, ये मुझे याद है कि पीटीआई की हुकूमत भी जब आई थी तो उन दिनों में भी यही हालत थी, और उस वक्त भी जो IMF ने कहा वो ने कर दिया। हालांकि मैं आप लोगों के प्रोग्राम्स में कहता रहा कि पाकिस्तान मस्ट गो टू द IMF, लेकिन अपना प्रोग्राम लेकर जाए। अभी भी ये लोग जा रहे हैं और IMF वही प्रोग्राम चल रहा है, अभी चेंज नहीं हुआ, नेगोशिएटेड प्रोग्राम है वही चल रहा है। और इसको इन्होंने, मिफ्ता ने फिर आंखें बंद करके तमाम वो काम किए जिससे पाकिस्तान में कीमतें बढ़ी, इन्फ्लेशन हुई, सारी मईशत बंद हो गई। चॉइस क्या थी सर इसके अलावा? जब नहीं, सर, तो आपने आई बेग योर पार्टनर, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, मैंने तो 12 साल बाद काम किया, बड़ी बड़ी कंट्रीज में काम, यूरोप में, टर्की में, सब जगह पर काम किया। इट्स नेवर लाइक दिस। आपने एक प्रोफेशनल आर्गुमेंट्स लेके जाना होता है। अभी आपने वो हमें दिखाए क्लिप्स, ये न मिनटों से होता है और ना ही भड़के मारने से होता है। ये यहाँ पर आपने प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स आर्ग्यूमेंट्स लेकर जाना होता है कि व्हाट इज योर ऑल्टरनेटिव। मैं आपको जरा एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि ये जो कह रहे हैं कि बिजली की नरखें आप बढ़ाएं, वो इसलिए कि आपके यहाँ 22% आपके लॉसेस हैं। ठीक बात। तो वो जो खसारा है, वो जब ये लोग कम करने को तैयार नहीं है तो वो कहते हैं अच्छा ये फिर आप कीमत बढ़ाए। अब सिमिलरली इन द बजट, देखिए बजट में जो इनकी जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुई है वो IMF की प्रिस्क्रिप्शंस और इनकी गलतियों से हुई है कि इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, बंद हो रही है। आपने देखा सारे कारखाने बंद हो रहे हैं, तो नेचुरली रेवेन्यू की शॉर्टफॉल होगी। जब रेवेन्यू की शॉर्टफॉल होगी, वो कहेंगे आप नए टैक्सेस लगाएं, जबकि जो मसला है वो ये है कि ये चूंकि इलेक्शन मोड में है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब ये चूंकि सारी पार्टी इलेक्शन मोड में ये खर्चे करना चाह रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट में भी हमने देखा कितने खर्चे हुए, और यहां भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खर्चे हो रहे हैं। तो ये जो रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं अब ये बुखारी साहब, आपको मैं वापस इस बहस में लेकर आती हूं कि अब ये कह रहे हैं जी कि पैसे जो पूरी दुनिया में प्लेज किए हैं और अभी जो कुछ रोल ओवर भी कर रहे हैं हमारे जो कर्जे जो दोस्त ममालिक, लेकिन सब एक बड़ी ही स्ट्रांग मैसेज जो हर जगह से हमें आ रहा है वो है कि जी सबसे पहले तो आप रिफॉर्म करें, बिकॉज ये पैसे जो भी आते हैं हम अपने लोगों को भी टैक्स लगाकर हम अपने लोगों को भी टैक्स लगाते हैं, आप अपने लोगों के ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगा रहे? आप क्यों पहले अपने इंटरनल रिकवरीज क्यों नहीं कर रहे हैं? और इस मर्तबा सारा कुछ IMF के प्रोग्राम से मशरूत है, तो ये जो इनको ये प्लेजेस हो रही हैं, जिनको यकीन दहानियां हो रही हैं, क्या एक्चुअली आप समझते हैं कि ये जो सब कुछ है ये आने वाले इस फिस्कल ईयर के अंदर इनको कुशन मिलेगा, ये पैसे आएंगे? स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे हैं कि जी डॉलर आने वाले हैं, ये कहां से आने वाले हैं डॉलर जो आ रहे हैं? जहां तक प्लेजेस का ताल्लुक है, अब तो ये वाजे हो चुका है कि तकरीबन 90% रकम उसमें ऐसी है जो कि कर्ज है, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुशियां नहीं मनानी चाहिए। 10% ग्रांट्स हैं, लेकिन बाकी 90% बहरहाल हमें वापस करने हैं। और ये पैसा कोई फौरन नहीं आएगा, ये वक्त के साथ साथ आएगा। कुछ तो इसमें ऐसे कर्जे हैं जो कि आइंदा 2-3 साल में डिस्पर्स होंगे, यानी 2-3 साल में पाकिस्तान को मिलेंगे। सही। जहां तक IMF का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान इस वक्त 23वें IMF प्रोग्राम में है और पाकिस्तान को उन ममालिक में शुमार किया जाता है जो कि बार बार IMF के पास जाते रहे हैं और उसके बावजूद अपने हालात दुरुस्त नहीं किए। आज दुनिया भी लगता ये है और बैनुल-अक़वामी इदारे भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान से कुछ थोड़े तंग आ गए हैं। सर, लेट मी यूज द वर्ड, और वो तंग आ गए हैं और
They're fed up actually. जी बिल्कुल, और वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके अपने मुल्क में ऐसे तबकात हैं जो कि टैक्स नहीं देते, आप जाके उनसे पहले टैक्स लें। अच्छा, फिर दूसरा जो मामला है वो ये सर्कुलर डेट का है। इतना बड़ा ये एक बिल्कुल देवकामत एक सूरत हाल बन गई है जो कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा एक माशी खतरा है। सही, इसको आप रिजॉल्व करें। फिर आपके पब्लिक सेक्टर में आप देख लीजिए, आप पब्लिक सेक्टर की उठा के कोई कंपनी आप देख लें, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे कोई और हो, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं ज्यादातर इस वक्त नुकसान में जा रही हैं। ठीक है, और वहां पे क्वालिटी ऑफ सर्विस वक्त के साथ साथ गिरी है। PIA एक जमाने में हम बड़ी खुशी से ये PIA so that was the 60s, उसको भी तकरीबन 60 साल गुजर गए हैं, 60 साल गुजर गए हैं, उसको भी 40 से भी ज्यादा 60 साल गुजर गए जी। बिल्कुल, लेकिन आज शर्मिंदगी होती है PIA के बारे में। जो बुखारी साहब, जो आप बात कह रहे हैं, मुझे इस बहस को थोड़ा समेटना है, आपकी तरफ आऊंगी। आखिरी जो सवाल है जुबैर खान साहब, जो ये नई तजवीज फ्लोट की जा रही है कि चूंकि अभी इस वक्त माशी तौर पर हालात ऐसे हैं कि कोई भी सख्त फैसला नहीं करना चाह रहा, तो तमाम सियासी जमातें टेबल पे बैठे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट कुछ रूल ऑफ द गेम तय कर लें, उस पर एग्री करें, और वो एक चार्टर हो, वो फिर साइन हो, उसके बाद आगे जाएं इलेक्शन के अंदर, उसके बाद जाएं अगली जो भी हुकूमत है उसने जो फैसले करने हैं। जी देखिए, जितनी भी सियासी पार्टीज हैं उनमें से किसी के पास इकोनॉमिक टीम नहीं है। मैं फिर से वही आता हूँ, तो इनके पास दे डोंट हैव इकोनॉमिक सोल्यूशन। लेकिन ये अगर मिलकर ये फैसला कर लें कि हम अभी फिलहाल इंटरिम पीरियड में एक प्रोफेशनल इकोनॉमिक टीम को हवाले करते हैं और उनको ये इजाजत देते हैं, हालांकि इसलिए कि इंटरिम पीरियड में मेजर फैसले करने की मेरे ख्याल में कुछ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो कम से कम हमारे लिए एक नया इकोनॉमिक प्रोग्राम डिजाइन करें ताकि बाद में इलेक्शन के बाद जो भी आएगा वो उसको आगे लेके जा सके जिसमें मुल्क के मुफाद हो। इसी पॉइंट पे मुझे इस प्रोग्राम को समेटना है। बहुत शुक्रिया हज़रात का, प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।